दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में नीची जाति का होने की वजह से क्लासरूम के बाहर बिठाकर पढ़ाया जाता था। अरे छूना तो दूर, जिसकी परछाई भी अपवित्र मानी जाती थी, आज उसी इंसान के इंटेलिजेंस के दम पर हमारा भारत देश पिछले 70 सालों से चला आ रहा है और आगे भी बड़े शान से चलता रहेगा। उस महान व्यक्ति का नाम है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। दोस्तों, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे इस महान व्यक्ति के महान कार्यों के बारे में। तो जानने के लिए बने रहिए स्मार्टस पे। साथियों, एक महान परिवार में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर जी को बचपन में बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। जैसे कि अगर इनको स्कूल में नल का पानी भी पीना होता था तो उन्हें नल और पानी दोनों को छूने की अनुमति नहीं होती थी। तो कोई एक प्यून आकर उन्हें बर्तन में पानी भरकर ऊपर से पिलाता था ताकि उस बर्तन को भी इनका हाथ ना लग जाए। और जब स्कूल में प्यून नहीं होता था तो उनको प्यासा ही रहना पड़ता था। दोस्तों, आज अगर हमारा कोई मैसेज इग्नोर कर दे तो हम परेशान हो जाते हैं। तो सोचिए इस बच्चे पे क्या बीती होगी जब पूरे समाज से ही इसको नजरअंदाज किया जा रहा था। पर कहते हैं ना, मजबूत होने का मजा तभी है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पे तुली हो। तो बाबा साहब के साथ भी वही हुआ। समाज का उनके प्रति बर्ताव देखकर उन्होंने निचली जाति के लोगों को समान हक दिलाने का दृढ़ निश्चय किया और उसके लिए उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। और फिर डॉक्टर अंबेडकर पहले अछूत व्यक्ति बने जिन्हें मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिला था। फिर उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली और फिर इनके इस शिक्षा के हथियार को और तेज करने के लिए सयाजी महाराज गायकवाड़ ने उन्हें हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप देकर मदद की। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, फिर लंदन यूनिवर्सिटी और फाइनली दोस्तों वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने दूसरे देश से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की थी। और मैं आपको बता दूं, जब ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तब उन्होंने दिन में 21 घंटे पढ़ाई करके 8 साल की पढ़ाई केवल 2 साल 3 महीनों में पूरी करी थी। साथियों, इन्होंने कई सारे किताबों के साथ साथ टोटल 4 थीसिस लिखी थी, यानी कि 4 बार पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। साथ में इन्हें 9 भाषाएं भी आती थी। इसीलिए दोस्तों इन्हें ऐसे ही नहीं सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। इन्होंने सही मायनों में अपने इस ज्ञान के सागर को समाज की भलाई, समाज के विकास के लिए इस्तेमाल किया और पूरे वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल सेट किया कि जो शिक्षा आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए, आपके देश के लोगों के लिए काम नहीं आती, वो शिक्षा किसी काम की नहीं। साथियों, सबसे पहले इन्होंने 1920 में एक मूवमेंट स्टार्ट किया और कहा कि जितने ऊंची जाति के लोग कुएं के पानी के हकदार हैं, उतना ही हक हम दलितों का भी है। फिर इसी मूवमेंट के आधार पर 20 मार्च 1927 में महार सत्याग्रह भी हुआ और उस दिन के बाद दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर की वजह से दलितों को कुएं का पानी पीने से जो पाबंदी थी वो धीरे धीरे करके कम होती गई। इसीलिए दोस्तों 20 मार्च ये दिन हमारे देश में सोशल एम्पावरमेंट डे से भी मनाया जाता है, क्योंकि वास्तव में इस महान व्यक्ति की वजह से इस दिन हमारे देश में सामाजिक सशक्तिकरण की नींव रखी गई थी। अब दोस्तों दलितों के लिए पानी का तो मसला धीरे धीरे करके बाबा साहब कम कर रहे थे, पर छुआछूत की जड़ें अभी भी समाज के अंदर मजबूत पकड़ बनाई हुई थी। तो इस अनटचेबिलिटी, इस छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 1927 में एक नया मूवमेंट शुरू किया। और इसी दौरान दोस्तों 25 दिसंबर 1927 में इन्होंने हिंदुओं का जो एक पवित्र ग्रंथ है, जिसे हिंदुओं द्वारा पहला कानून माना जाता है, जिसमें कुछ सामाजिक नियम लिखे हुए हैं, उस मनुस्मृति को आग लगाकर जला दिया। क्योंकि इनका कहना था कि इसमें कुछ श्लोक ऐसे हैं जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं और कुछ श्लोक तो ऐसे हैं कि जो औरतों के काबिलियत पर सवाल उठाते हैं। जैसे कि मनुस्मृति में 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखा गया है कि एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में होनी चाहिए। शादी के बाद उसका पति उसका संरक्षक होना चाहिए और पति के मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर होना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि मनुस्मृति वेदों से रिलेटेड है, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसमें जातिवाद को बढ़ावा दिया गया है। तो मनुस्मृति के आधुनिक समर्थकों के अनुसार इसमें से हम कुछ श्लोक हटा दें तो बाकी श्लोक समाज के कल्याण की बात करते हैं। तो ये मनुस्मृति से रिलेटेड कंट्रोवर्सी डॉक्टर अंबेडकर जी से लेकर आज तक चली आ रही है।
और इसी मनुस्मृति के दहन के कारण डॉक्टर अंबेडकर को समाज के उच्च वर्गों से खासा विरोध सहन करना पड़ा था। अब दोस्तों 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड लाया था उसमें दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात छेड़ी गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अब दलितों को उनमें से ही किसी एक को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना पड़ेगा और उसके लिए सिर्फ दलित ही वोट कर सकते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का यहाँ पे कहना था कि पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यकों को दूसरे किसी भी जाति के अल्पसंख्यकों से अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है। तो इस पर गांधी जी का कहना था कि इस कम्युनल अवार्ड से हिंदू डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों दलित भी हिंदू ही थे। तो गांधी जी के हिसाब से जैसे अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की, उसी तरह से अब हिंदुओं में ऊंची और नीची जाति को भी अलग करने की कोशिश हो रही है। और फिर महात्मा गांधी जी ने येरवड़ा जेल में ही दलितों के इस सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ अपना आमरण उपोषण शुरू कर दिया। अब दोस्तों आमरण उपोषण की वजह से गांधी जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तो डॉक्टर अंबेडकर जी पे गांधी जी के समर्थकों के द्वारा प्रेशर बढ़ने लगा था कि अगर हमारे बापूजी को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो आखिर में दबाव में आकर अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में निगोशिएशन हुए और पूना पैक्ट साइन हुआ। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि गांधी जी और बाबा साहब के रिश्ते अच्छे नहीं थे। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने बीबीसी के एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि गांधी जी कोई महात्मा नहीं थे। पर मैं आपको बता दूं कि वो गांधी जी ही थे जिन्होंने पंडित नेहरू से कहा था कि आपको आपके कैबिनेट में एज अ लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर को लेना चाहिए। अब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उनके योगदान के बारे में क्या ही कहे। जिस इंसान ने 60 से ज्यादा देशों के कानूनों की पढ़ाई की हो, भला उनके अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन आखिर कौन बन सकता है? और उनके अलावा विश्व का सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन आखिर कौन बना सकता है? भारतीय समाज के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण होने के कारण सभी को भारत के संविधान में समान हक दिलाने में वो निश्चित रूप से सफल रहे। उन्होंने कहा था कि मानवीयता और सामाजिक बराबरी राष्ट्र की बुनियाद है। वो पहले से ही राष्ट्रीयता, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पैरवी करते रहे और उसकी ही झलक हमें हमारे संविधान में दिखती है। दोस्तों इन्होंने भारत में समानता और दृढ़ करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मतलब आज जो ये हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल है, मुस्लिमों के लिए शरिया कानून है, तो ये सब ना होकर सभी के लिए एक समान कानून बनाने की बात छेड़ी थी, पर आज तक वो लागू नहीं हो पाई है। साथियों कई बार लोग कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है, हमने कई सारे देशों से चीजें ली हुई है। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ चुके थे, उन्हें लगभग 60 देशों के कानून पता थे। तो उन्होंने सभी कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ खामियां भी पाई, तो वो नहीं चाहते थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खामी रहे। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए किसी दूसरे देशों की गलतियों से सीखकर उनकी अच्छाइयाँ लेना, इसमें क्या बुराई है? और दोस्तों यही सारी अच्छाइयाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को इतना महान बनाती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक नहीं बल्कि एक ब्रीदिंग लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा इनके लिखे द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इस बुक के आधार पर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। साथ में ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल के हिसाब से आपका मालिक आपको 14-14 घंटे काम करवा सकता था, पर लेबर कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यू दिल्ली 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और वर्क आवर 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे किए गए। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 था, जिसे फिलहाल 2019 में ही हटाया गया है, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस वक्त बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 370 को नहीं डालना चाहिए। देखिए कितने विजनरी इंसान थे कि इन्हें पता था कि 370 जम्मू कश्मीर को देना गलत होगा, पर फिर भी बाद में गोपाल स्वामी अयंगर ने आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट कर दिया। अब जब ये लॉ मिनिस्टर बने तो इन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने और तलाक का अधिकार देने की वकालत की, पर आखिरकार कई मुद्दों पे असहमति देख उन्होंने नेहरू कैबिनेट से 1951 में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो वो हार गए।
फिर वो राज्यसभा से इलेक्ट हुए और 1956 तक राज्यसभा में एमपी बने रहे। इसी दौरान उन्होंने अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज्म को अपनाया था और बुद्धिज्म को अपनाने के 2 महीने बाद ही 20वीं सदी के महानतम लोगों की सूची में बड़े आदर के साथ जिनका नाम लिया जाता है, उन अम्बेडकर जी का 7 दिसंबर 1956 में बीमारी के चलते नींद में ही देहांत हो गया। दोस्तों, इस दुनिया से गए उन्हें आज लगभग 65 साल बीत चुके हैं। बावजूद इसके संविधान सभा के आखिरी सेशन में उनके बोले गए वो शब्द आज भी संसद भवन में गूंजते रहते हैं। आज भी वो दलित, वंचित, शोषित वर्गों की आवाज बने हुए हैं। आज भी उनके विचार हमारे संविधान के रूप में जिंदा है। जय हिंद।